नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इंडियन रिटेलिंग की। यह कहानी सिर्फ शॉपिंग की नहीं है, ये कहानी है भारत के बदलते बाजारों की, बदलते कस्टमर्स की, बदलते बिजनेस मॉडल्स की और उस जर्नी की जहां एक समय गांव के हाट में सामान बिकता था, फिर मोहल्ले की किराना दुकान आई, फिर शॉपिंग मॉल्स आए, फिर मोबाइल फोन पर ई कॉमर्स आया और अब 10 से 30 मिनट में घर तक सामान पहुंचाने वाला क्विक कॉमर्स आ गया। अगर आप इस पूरी जर्नी को ध्यान से देखें तो इंडियन रिटेलिंग सिर्फ दुकान बदलने की कहानी नहीं है, यह कस्टमर कन्वीनियंस, ट्रस्ट, प्राइस, टेक्नोलॉजी और स्पीड की कहानी है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी शुरू होती है हाट से। पुराने भारत में गांवों और छोटे कस्बों में वीकली हाट लगता था। किसान अपनी फसल लाते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन लाता था, लोहार टूल्स लाता था, महिलाएं मसाले, अचार, कपड़े और हैंडमेड आइटम्स बेचती थीं। ग्राहक कैश से भी खरीदता था और कई जगह बार्टर सिस्टम से भी। हाट सिर्फ मार्केट नहीं था, वह सोशल गैदरिंग था। लोग सामान भी खरीदते थे, खबरें भी सुनते थे, रिश्ते भी बनाते थे और लोकल इकोनॉमी भी चलती थी। यहीं से इंडियन रिटेलिंग का पहला स्टार्टअप आइडिया जन्म लेता है। जहां डिमांड है वहां मार्केट बनाओ। हाट ने यह समझाया कि कस्टमर हमेशा घर से दूर जाकर शॉपिंग नहीं करना चाहता, उसे ऐसा प्लेस चाहिए जहां जरूरत, भरोसा और सोशल कनेक्शन साथ मिले। फिर आया किराना स्टोर का दौर। जैसे जैसे विलेजेस टाउन्स में बदले और टाउन्स सिटीज में बदले, डेली नीड्स के लिए परमानेंट दुकान की जरूरत बढ़ी। हर मोहल्ले में एक किराना स्टोर खुलने लगा। ये स्टोर छोटा था लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा था। दुकानदार कस्टमर का नाम जानता था, परिवार की पसंद जानता था, उधार भी देता था, छोटे पैक्स भी रखता था और जरूरत पड़ने पर घर तक सामान भी भेजता था। किराना स्टोर ने इंडियन रिटेल को ट्रस्ट और कन्वीनियंस दी। बड़े सुपरमार्केट से पहले इंडियन कस्टमर ने सर्विस, पर्सनलाइजेशन और रिलेशनशिप किराना से सीखा। दुकानदार सिर्फ सेलर नहीं था, वह लोकल एडवाइजर था। कौन सा तेल अच्छा है, कौन सा बिस्किट बच्चा पसंद करेगा, कौन सा डिटर्जेंट सस्ता पड़ेगा, इन बातों का जवाब किराना वाला देता था। लेकिन ग्रोथ के साथ स्ट्रगल्स भी आए। किराना स्टोर्स की लिमिटेशंस थीं। स्पेस कम था, प्रोडक्ट वैरायटी लिमिटेड थी, बिलिंग मैनुअल थी, इन्वेंट्री गेसवर्क पर चलती थी और डिस्प्ले ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता था। फिर भी किराना स्ट्रांग रहा क्योंकि उसका सबसे बड़ा वेपन था प्रॉक्सिमिटी और ट्रस्ट। फिर लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया बदलने लगा। मिडिल क्लास बढ़ा, इनकम बढ़ी, अर्बनाइजेशन बढ़ी और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी। कस्टमर्स अब सिर्फ जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस भी चाहते थे। यहीं से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और शॉपिंग मॉल कल्चर का जन्म हुआ। बिग बाजार, पैंटलून्स, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, स्पेंसर्स, रिलायंस फ्रेश, मोर, मार्ट और बाद में कई मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स ने इंडियन कस्टमर को न्यू शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया। शॉपिंग मॉल ने कस्टमर को एक नई दुनिया दिखाई। एयर कंडीशन्ड स्पेस, पार्किंग, एस्केलेटर, फूड कोर्ट, सिनेमा, फैशन स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी और एंटरटेनमेंट, सब एक छत के नीचे। अब शॉपिंग सिर्फ जरूरत नहीं, फैमिली आउटिंग बन गई। संडे मॉल जाने का मतलब था शॉपिंग, मूवी, फूड और एंजॉयमेंट। यहाँ रिटेल आइडिया बिजनेस में नए तरीके से कन्वर्ट हुआ। रिटेलर्स ने समझा कि अगर कस्टमर को वैरायटी, डिस्काउंट, एम्बियंस और एंटरटेनमेंट साथ मिल जाए तो वह ज्यादा टाइम और ज्यादा मनी स्पेंड करेगा। बिग बाजार ने इंडियन बाजार का फील मॉडर्न रिटेल में लाने की कोशिश की। डीमार्ट ने लो कॉस्ट, वैल्यू फोकस्ड मॉडल बनाया। रिलायंस रिटेल ने ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कॉमर्स को बड़े स्केल पर एक्सपैंड किया। लेकिन मॉल्स और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के स्ट्रगल्स भी थे। रेंट हाई था, इन्वेंट्री कॉस्ट हाई थी, ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए था, सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स थी और इंडियन कस्टमर्स बहुत प्राइस सेंसिटिव थे। कई ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर्स फास्ट एक्सपेंशन में डेट ट्रैप में फंसे। फ्यूचर ग्रुप की स्टोरी हमें बताती है कि रिटेल में ग्रोथ एक्साइटिंग हो सकती है, लेकिन कैश फ्लो और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन न हो तो बिजनेस संकट में आ सकता है। फिर आया इंटरनेट और स्मार्टफोन का दौर। फ्लिपकार्ट ने बुक्स से शुरुआत की, अमेज़न इंडिया ने मार्केट प्लेस स्ट्रेंथ लाई, माइंत्रा ने फैशन को डिजिटल बनाया, स्नैपडील ने डिस्काउंट लेड ई कॉमर्स को पुश किया, निका ने ब्यूटी कॉमर्स में ट्रस्ट बनाया और मीशो ने सोशल कॉमर्स तथा वैल्यू शॉपिंग को
स्मॉलर टाउन्स तक पहुंचाया। कस्टमर ने पहली बार महसूस किया कि प्रोडक्ट दुकान पर जाने के बिना भी घर आ सकता है। ई कॉमर्स ने इंडियन रिटेल को 3 बड़े बदलाव दिए। पहला, अनलिमिटेड असॉर्टमेंट। छोटे शहर का कस्टमर भी वही मोबाइल, शूज, कॉस्मेटिक्स और बुक्स ऑर्डर कर सकता था जो मेट्रो कस्टमर खरीदता था। दूसरा, प्राइस कंपैरिजन। अब कस्टमर दुकान दुकान घूमने के बजाय ऐप पर कंपेयर कर सकता था। तीसरा, डोर स्टेप डिलीवरी। शॉपिंग की मेहनत कम हो गई, लेकिन ई कॉमर्स के सामने भी स्ट्रगल्स थे। लॉजिस्टिक्स कॉस्टली था, रिटर्न्स बहुत थे, कैश ऑन डिलीवरी का रिस्क था, फ्रॉड और फेक प्रोडक्ट्स की चिंता थी। सेलर्स को ऑनबोर्डिंग और डिजिटल टूल्स समझाने पड़े। कस्टमर ट्रस्ट बनाने में टाइम लगा। फिर डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, वॉलेट्स और स्मार्टफोन्स ने इस जर्नी को फास्ट कर दिया। यूपीआई ने छोटे मर्चेंट्स और कस्टमर्स दोनों को डिजिटल ट्रांजैक्शन में कंफर्टेबल बनाया। फिर पैंडेमिक ने ऑनलाइन शॉपिंग को सडन एक्सेलरेशन दिया। लॉकडाउन के समय ग्रोसरीज, मेडिसिन्स, एसेंशियल्स और फूड डिलीवरी ने कस्टमर्स को ऑनलाइन ऑर्डरिंग की हैबिट सिखाई। जो कस्टमर पहले ऑनलाइन पेमेंट से डरता था, वह धीरे धीरे ऐप बेस्ड शॉपिंग करने लगा। यही हैबिट बाद में क्विक कॉमर्स के लिए ग्राउंड बन गई। अब कहानी आती है क्विक कॉमर्स की। पहले ई कॉमर्स कहता था 2 दिन में डिलीवरी, फिर सेम डे डिलीवरी आई। फिर क्विक कॉमर्स ने कहा 10 से 30 मिनट में डिलीवरी। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, अमेज़न नाउ और जियो मार्ट जैसे प्लेयर्स ने इंडियन रिटेल में स्पीड की नई रेस शुरू कर दी। क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल डार्क स्टोर्स पर बेस्ड है। ये कस्टमर फेसिंग स्टोर्स नहीं होते, बल्कि छोटे वेयर हाउसेस होते हैं जो रेजिडेंशियल एरियाज के पास बनाए जाते हैं। वहां फास्ट मूविंग आइटम्स रखे जाते हैं। मिल्क, ब्रेड, फ्रूट्स, स्नैक्स, कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी, मेडिसिन्स लाइक एसेंशियल्स, पेट फूड और फेस्टिवल आइटम्स। कस्टमर ऐप पर ऑर्डर करता है, पिकर आइटम उठाता है, राइडर डिलीवर करता है। पूरी प्रोसेस मिनट्स में होती है। क्विक कॉमर्स ने अर्बन कस्टमर की साइकोलॉजी पकड़ ली। अभी चाहिए। पहले कस्टमर मंथली ग्रोसरी लिस्ट बनाता था, फिर वीकली शॉपिंग हुई। अब इम्पल्स और इमरजेंसी शॉपिंग बढ़ी। घर में नमक खत्म, ऑर्डर। गेस्ट आ गए, ऑर्डर। बच्चे को प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, ऑर्डर। रात में आइसक्रीम चाहिए, ऑर्डर। कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज इस सेगमेंट में बहुत इंटेंस हैं। ब्लिंकिट ने डार्क स्टोर नेटवर्क और ज़ोमैटो इकोसिस्टम से स्पीड पकड़ी। ज़ेप्टो ने यंग ब्रांड एनर्जी और फास्ट एक्सपेंशन दिखाई। स्विगी, इंस्टामार्ट ने फूड डिलीवरी यूजर बेस को ग्रोसरी में कन्वर्ट किया। फ्लिपकार्ट मिनट्स ने ई कॉमर्स ट्रस्ट को क्विक डिलीवरी से जोड़ा। अमेज़न नाउ ने अपनी लॉजिस्टिक्स और कस्टमर बेस को क्विक कॉमर्स में पुश किया। रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट ने फिजिकल स्टोर्स तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म को कंबाइन करने की कोशिश की। किराना स्टोर्स भी अब व्हाट्सएप ऑर्डर्स, यूपीआई पेमेंट्स और होम डिलीवरी से अडेप्ट कर रहे हैं। अब इंडियन रिटेलिंग की टॉप सक्सेस स्ट्रैटेजीज को कहानी में समझते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है कस्टमर के पास जाओ। हाट गांव के पास था, किराना मोहल्ले के पास था, मॉल सिटी लाइफस्टाइल के पास था, ई कॉमर्स मोबाइल स्क्रीन पर था और क्विक कॉमर्स कस्टमर के डोर स्टेप पर है। रिटेल की पूरी एवोल्यूशन का कोर यही है, डिस्टेंस कम करो। दूसरी स्ट्रैटेजी है ट्रस्ट बनाओ। हाट में सेलर फेस टू फेस था, किराना में रिलेशनशिप था, मॉल में ब्रांड और बिल था, ई कॉमर्स में रेटिंग्स, रिव्यूज और रिटर्न पॉलिसी आई। क्विक कॉमर्स में स्पीड, रिलायबिलिटी और रिफंड सिस्टम ट्रस्ट बनाते हैं। रिटेल में प्रोडक्ट से पहले भरोसा बिकता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है असॉर्टमेंट और प्राइस को बैलेंस करो। कस्टमर वैरायटी भी चाहता है और वैल्यू भी। बिग बाजार ने डिस्काउंट और वैरायटी दी। डीमार्ट ने एवरीडे लो प्राइस मॉडल दिखाया। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने असॉर्टमेंट दिया। क्विक कॉमर्स ने क्यूरेटेड असॉर्टमेंट और कन्वीनियंस फी के साथ स्पीड बेची। चौथी स्ट्रैटेजी है टेक्नोलॉजी को बैकएंड में लगाओ। कस्टमर को सिर्फ क्लीन ऐप दिखता है, लेकिन पीछे इन्वेंटरी फोरकास्टिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन, वेयरहाउस मैनेजमेंट, पेमेंट गेटवे, सीआरएम, एआई रिकमेंडेशन और डिमांड प्रिडिक्शन काम करते हैं। फ्यूचर रिटेल में टेक सिर्फ ऑप्शन नहीं, सर्वाइवल टूल है। पांचवी स्ट्रैटेजी है ऑमनी चैनल बनो। सिर्फ ऑफलाइन या सिर्फ ऑनलाइन अब काफी नहीं। रिलायंस, टाटा, डी मार्ट, नेका, क्रोमा, शॉपर स्टॉप और मेनी ब्रांड्स अब स्टोर प्लस ऐप प्लस वेबसाइट प्लस क्विक डिलीवरी मॉडल पर काम कर रहे हैं। कस्टमर जहां है, ब्रांड को वहीं होना पड़ेगा।
अब की स्टैटिस्टिक्स समझते हैं। इंडियन रिटेल सेक्टर आने वाले ईयर्स में दुनिया के सबसे बड़े रिटेल मार्केट्स में रहेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन रिटेल सेक्टर 2034 तक लगभग 190 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच सकता है। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट 2025 में लगभग 129 बिलियन डॉलर्स वैल्यूड था और 2034 तक 651.10 बिलियन डॉलर्स तक जाने की प्रोजेक्शन है। क्विक कॉमर्स इंडिया में करीब 11 बिलियन डॉलर सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है और तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। इंडिया में लगभग 13 मिलियन किराना स्टोर्स हैं जो अब भी रिटेल बैकबोन हैं। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स ने स्मॉल मर्चेंट से लेकर लार्ज प्लेटफॉर्म्स तक रिटेल ट्रांजैक्शंस को फास्ट और कन्वीनियंट बना दिया है। अब शॉर्ट स्वॉट एनालिसिस देखते हैं। इंडियन रिटेलिंग की स्ट्रेंथ है ह्यूज कंज्यूमर बेस, यंग पॉपुलेशन, राइजिंग इनकम, डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन, किराना नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और इंक्रीजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। भारत में हर इनकम ग्रुप, हर रीजन और हर कल्चर के लिए रिटेल अपॉर्चुनिटी है। वीकनेसेस भी हैं। सप्लाई चेन अभी भी कई कैटेगरीज में फ्रैगमेंटेड है। कोल्ड चेन लिमिटेड है। स्मॉल रिटेलर्स टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में पीछे रह सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में रेंट और मैन पावर कॉस्ट हाई है। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा चैलेंज है। अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज फ्यूचर ग्रोथ इंजिन्स हैं। रूरल कॉमर्स, ONDC, D2C ब्रांड्स, सोशल कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, प्रीमियम रिटेल, एक्सपीरियंशियल मॉल्स, AI बेस्ड पर्सनलाइजेशन, सस्टेनेबल पैकेजिंग और लोकल ब्रांड्स के लिए बड़ा स्कोप है। किराना डिजिटाइजेशन भी मेजर अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स भी सीरियस हैं। हेवी डिस्काउंटिंग से स्मॉल रिटेलर्स पर प्रेशर आता है। क्विक कॉमर्स में डिलीवरी वर्कर्स, सेफ्टी और यूनिट इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस हैं। डेटा प्राइवेसी, फेक प्रोडक्ट्स, रिटर्न फ्रॉड, हाई कंपटीशन, रेगुलेटरी चेंजेस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट फ्यूचर चैलेंजेस हैं। अगर कंपनीज सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागें और प्रॉफिटेबिलिटी भूल जाएं, तो रिटेल स्टोरी कमजोर हो सकती है। अब एंटरप्रेन्योर्स के लिए टॉप 3 लर्निंग्स। पहली लर्निंग है रिटेल में फॉर्मेट बदलता है, लेकिन कस्टमर की बेसिक नीड वही रहती है। कस्टमर को भरोसा, सही प्राइस, कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी चाहिए। हार्ट हो या ऐप, जीत उसी की होती है जो कस्टमर की रियल नीड समझता है। दूसरी लर्निंग है लोकल इंसाइट को टेक्नोलॉजी से जोड़ो। किराना की ताकत रिलेशनशिप है। ई कॉमर्स की ताकत डेटा है। क्विक कॉमर्स की ताकत स्पीड है। फ्यूचर एंटरप्रेन्योर को इन तीनों को कंबाइन करना होगा। रिलेशनशिप प्लस डेटा प्लस स्पीड। तीसरी लर्निंग है ग्रोथ के साथ यूनिट इकोनॉमिक्स समझो। कई रिटेल कंपनीज फास्ट एक्सपेंशन में फंस गईं। डिस्काउंट से कस्टमर आता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस टिकता नहीं। रिटेल में सक्सेस का मतलब सिर्फ सेल्स नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर, मार्जिन्स, कैश फ्लो और रिपीट कस्टमर भी है। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो इंडियन रिटेलिंग अब डिजिटल डायरेक्शन में जा रहा है। फिजिकल प्लस डिजिटल। कस्टमर स्टोर में प्रोडक्ट देखेगा, ऐप से ऑर्डर करेगा, यूपीआई से पे करेगा, घर पर डिलीवरी लेगा और व्हाट्सएप पर सर्विस पाएगा। AI कस्टमर को पर्सोनलाइज्ड ऑफर्स देगा। किराना डिजिटल इन्वेंट्री रखेगा। क्विक कॉमर्स फ्रेश फूड, मेडिसिन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज और गिफ्टिंग में एक्सपैंड करेगा। मॉल्स एंटरटेनमेंट, फूड, लग्जरी और एक्सपीरियंस सेंटर्स बनेंगे। ई कॉमर्स लॉन्ग टेल प्रोडक्ट्स और नेशनल रीच देगा। ONDC जैसे नेटवर्क्स छोटे सेलर्स को डिजिटल मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे। इस फ्यूचर में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि पुराना रिटेल खत्म नहीं होगा, वह इवॉल्व होगा। हार्ट लोकल कल्चर के रूप में रहेगा, किराना नेबरहुड ट्रस्ट के रूप में रहेगा, मॉल्स एक्सपीरियंस के रूप में रहेंगे, ई कॉमर्स चॉइस के रूप में रहेगा, क्विक कॉमर्स स्पीड के रूप में रहेगा और फ्यूचर रिटेल इन सबको जोड़कर कस्टमर को सीमलेस शॉपिंग देगा। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो इंडियन रिटेलिंग हमें सिखाती है बाजार वही जीतता है जो कस्टमर की जिंदगी को थोड़ा आसान, थोड़ा तेज, थोड़ा भरोसेमंद और थोड़ा खुशहाल बना दे। दोस्तों, यही है इंडियन रिटेलिंग की एवोल्यूशन। हार्ट से शुरू हुई, किराना में भरोसा बना, शॉपिंग मॉल में एक्सपीरियंस आया, ई कॉमर्स ने चॉइस दी, क्विक कॉमर्स ने स्पीड दी और फ्यूचर रिटेल इन सबको टेक्नोलॉजी, डेटा और ह्यूमन कनेक्शन से जोड़ने वाला है। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से फ्यूचर रिटेल में कौन जीतेगा, किराना, शॉपिंग मॉल,
ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स या ओमनी चैनल रिटेल? धन्यवाद।